this video we will discuss about structural elucidation. हम बेसिकली आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ रहे थे। पिछली 2 वीडियो में बेसिकली हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिक क्लियर करने की कोशिश की है। इस वीडियो में बेसिकली हमने आईआर डाटा को यूज़ करते हुए हमने अपने अननोन जो हमारे पास कंपाउंड होता है उसका हमने स्ट्रक्चर बेसिकली निकालना है। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम यही सीखेंगे कि हमारे पास जो आईआर डाटा दिया होता है उस आईआर डाटे से हम अपना स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होगा, उस मॉलिक्यूलर फार्मूले का हमारे पास आईआर डाटा दिया होगा, फिर उस आईआर डाटे को यूज़ करते हुए हमने बेसिकली देखना है कि हमारे पास उसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है। तो हम 4 या 5 एग्जांपल इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह इसको 1 बाय 1 स्टेप करने की कोशिश करेंगे तो वो क्लियरनेस आपको आ जाएगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो बेसिकली हमारे पास इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल एलुसिडेशन। हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है C10H12O और इसका आईआर डाटा दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो इस आईआर डाटे से हमने इस कंपाउंड का जो कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हमें क्या करना है, ड्राइव आउट करना है। सो बेसिकली हमारा आज का पर्पस ये होगा कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूले से हमने क्या ड्राइव करना है, हमने स्ट्रक्चर फार्मूला ड्राइव करना है। सो इसे किस तरह ड्राइव आउट करेंगे, तो सबसे पहले जो स्टेप होता है किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूले का स्ट्रक्चर निकालने के लिए हम उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मीन कि उसमें अनसैचुरेशन साइड कितनी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फार्मूला लगाना पड़ता है, जो कि फार्मूला हमारे पास है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C+1 माइनस M2 नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम ओवर 2। सो बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनसैचुरेशन साइड फाइंड आउट करेंगे। अनसैचुरेशन साइड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का, जिसका फार्मूला आता है C+1 माइनस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम ओवर 2। हमने नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम की बात किया। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम मीन हाइड्रोजन। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कौन से हो सकते हैं, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम हमारे पास हो सकते हैं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन हो सकते हैं और हाइड्रोजन लाइक एटम क्या हो सकते हैं, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। सो इन सब को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम को जो हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूले में दिए होंगे। उसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फिर हम 2 पे डिवाइड कर देंगे और जितने कार्बन होंगे वो ऐड कर देंगे और +1 कर देंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है बेसिकली। इससे हम क्या करते हैं, हम अपने मॉलिक्यूलर फार्मूले में मौजूद अनसैचुरेशन साइड को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा बेसिकली हमने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को फाइंड करना है। सो मैंने फार्मूला बता दिया है। सो इसका हमने पहले क्या करना है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है। तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हम निकालते हैं। इसका जो हमारे पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है बेसिकली C+1 माइनस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम ओवर 2। सो ये फार्मूला है। इसमें पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बेसिकली इसका नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाले जा रहे हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट C हमारे पास कितने हैं, 10 है, +1 माइनस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हमारे पास हो सकते हैं। हमारे पास 12 है और नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम 0 है और ओवर 2 कर देंगे और ये 11 माइनस 12 ओवर 2 इज इक्वल टू 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली 5 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा। इट मीन हमारे जो मॉलिक्यूलर फार्मूला में 5 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूला में बेसिकली डबल बॉन्ड कितने प्रेजेंट है। तो हमारे पास 5 डबल बॉन्ड क्या है इसमें प्रेजेंट है और हम क्या करेंगे, इस फार्मूले से हम निकालने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारे पास 5 डबल बॉन्ड है। तो हमने ये कहना है कि हमारे पास जो 1 डबल बॉन्ड होता है ना, एक डबल बॉन्ड, वो हमारे पास एक रिंग के इक्वल होता है। एक डबल बॉन्ड एक रिंग के इक्वल होता है। कोई भी रिंग हो सकती है, 3 मेंबर हो सकती है, 4 मेंबर हो सकती है, 6 मेंबर हो सकती है। तो हमारे पास एक डबल बॉन्ड किसके इक्वल होता है, एक रिंग के इक्वल होता है। और 2 डबल बॉन्ड जो बेसिकली होते हैं हमारे पास, अगर 2 डबल बॉन्ड हो जाएंगे तो वो हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड इक्वल होता है।
2 डबल बॉन्ड मिलके एक ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं और एक डबल बॉन्ड मिलके एक साइक्लिक रिंग बनाते हैं। तो बेसिकली हम क्या करें, क्या क्या कहेंगे, हमारे पास जो 5 डबल बॉन्ड है, टोटल डबल बॉन्ड हमारे पास कितने प्रेजेंट है, 5 है। और अगर हम स्ट्रक्चरल एलोसिडेशन की तरफ आएंगे तो हमें ये चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारे पास एक डबल बॉन्ड जो होता है बेसिकली वो एक रिंग के इक्वल होता है, और जो 2 डबल बॉन्ड होते हैं बेसिकली वो एक ट्रिपल बॉन्ड के इक्वल होता है। और इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, हम एक ट्रिपल बॉन्ड किसके इक्वल होगा, 2 डबल बॉन्ड के इक्वल होगा। या एक ट्रिपल बॉन्ड हम ये भी कह सकते हैं कि एक डबल बॉन्ड और एक साइक्लिक रिंग के इक्वल होगा, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड जो है बेसिकली 2 डबल बॉन्ड के इक्वल है ना, तो एक डबल बॉन्ड तो वैसे आ गया ऐसे, और एक डबल बॉन्ड किसमें चला गया, बेसिकली वो एक साइक्लिक रिंग में चला गया। हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो एक डबल बॉन्ड और एक साइक्लिक रिंग के इक्वल होता है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, अपना रिलेशन ड्राइव आउट करते जाते हैं। बट ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एक डबल बॉन्ड एक रिंग के इक्वल होता है। वो रिंग क्या हो सकती है, 6 मेंबर हो सकती है, 8 मेंबर हो सकती है, 7 मेंबर हो सकती है। और 2 डबल बॉन्ड जो होते हैं वो एक ट्रिपल बॉन्ड के इक्वल होता है। और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है हमें पता है कि अगर यहाँ से यहाँ चले तो 2 डबल बॉन्ड के इक्वल है। और 2 डबल बॉन्ड में एक डबल बॉन्ड हम ऐसे लगा दें या फिर एक डबल बॉन्ड को साइक्लिक रिंग कन्वर्ट कर दें, तो बेसिकली हम इस तरह क्या करते हैं, इसके रिलेशन ड्राइव आउट करने की कोशिश करते हैं। हमारे फार्मूले में डबल बॉन्ड देखने के बाद हमने सबसे पहले फार्मूला लगाना है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का। हमारे पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 5 आ जाएंगे। फिर हमें पता होना चाहिए एक डबल बॉन्ड एक साइक्लिक रिंग इक्वल होता है, 2 डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड इक्वल होता है, और एक ट्रिपल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड इक्वल होता है। 2 डबल बॉन्ड में एक डबल बॉन्ड और एक साइक्लिक रिंग में 2 डबल बॉन्ड चला गया। तो ये रिलेशन फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो हमारे पास आईआर डाटा दिया होगा, उस आईआर डाटे में हम सारी वैल्यूज़ देखेंगे। जो हमने कोरिलेशन चार्ट पढ़ा था, हमने ये देखना है कि उसमें कौन सी वैल्यू किस फंक्शनल ग्रुप की है। फिर फंक्शनल ग्रुप को हम क्या करेंगे, बेसिकली कंबाइन करेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूले का स्ट्रक्चरल फार्मूला आ जाएगा। हम क्या करते हैं, बेसिकली अब हम आईआर डाटा देखते हैं। हमारे पास जो इसका आईआर डाटा था वो बेसिकली ये वाला था। हमारे पास आईआर डाटा जो है बेसिकली 380, 3000, 2990, 2550, 1715, 18, 1675, 1385 एंड 770 से 730। ये बेसिकली हमारे पास क्या आईआर डाटा दिया गया है इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारे पास जो डाटा दिया हुआ हम देखेंगे। हमारे पास जो 3000 से ऊपर रेंज होती है वो बेसिकली किसकी होती है, अगर हम अपने उसको देखें, ये हमारे पास होता है सी डबल बॉन्ड सी की जो एच होता है उसके साथ उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है। और 3000 से 2800 से 3000 जो हमारे पास वैल्यू होती है वो बेसिकली हमारे पास CH3, CH2, CH जो हमारे पास sp3 कार्बन का हाइड्रोजन अटैच होता है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है। और अगर ये पीक हम देखना चाहें, ये पीक बेसिकली हमारे पास 1715 जो होती है ये कार्बोनिल ग्रुप की होती है। मैंने बताया था कि कार्बोनिल ग्रुप के इसमें प्रेजेंट होते हैं 17 से 1800 के बीच में। तो ये 1715 जो है ये बेसिकली कीटोन यहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास क्या होगी, कार्बोनिल हमारे पास क्या है, पीक है। और 1780 BC में आ जाएगा 1800। और ये जो 1675 है ये हमारे पास होती है सी डबल बॉन्ड सी की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। और 1385 पे हमारे पास एक बहुत ही फेमस ग्रुप आता है जिसे कहते हैं एसोप्रोपाइल ग्रुप। और ये वाला जो रीजन होता है 600 से 900 का, ये हमारे पास होता है एरोमेटिक रीजन। हमने क्या किया, बेसिकली हमने अपने कंपाउंड में जो हमारा आईआर डाटा दिया गया था, हमने अपने कोरिलेशन चार्ट से उसकी वैल्यू असाइन करने की कोशिश की। अब इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, बेसिकली कंबाइन करेंगे, और हमारे पास पॉसिबल स्ट्रक्चर फार्मूला इसका क्या आएगा वो हम देखते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि जब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 से ऊपर आ जाए, 4 से ऊपर आ जाए, 4 आर ग्रेटर देन 4, तो ये समझना है कि उसमें ना जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमें दिया गया है बेसिकली क्या हो सकता है। अगर उसमें एरोमेटिक की पीक प्रेजेंट है तो हमें क्या हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है, बेंजीन रिंग हो सकती है। कोई भी बेंजीन रिंग होगी 6 मेंबर होगी, या हमारे पास कोई 5 मेंबर रिंग होगी, लेकिन वो क्या होगी, बेसिकली एरोमेटिक होगी। एरोमेटिक की कंडीशन क्या होती है, हकल जो होता है वो आपको पता होगा, बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड को बताता है। तो अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 से ज़्यादा रहता है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे इसमें क्या हो सकती है, बेसिकली कोई बेंजीन प्रेजेंट हो सकती है। अब हमारे पास हमने ये सारी चीज़ें क्या करनी है, सेटिस्फाई करनी है। तो हमारे पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 से ज़्यादा है,
5 है हमारे पास, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमने निकाला था जो कि 5 हमारे पास निकला था। सो हम क्या कहेंगे, हमारे मॉलिक्यूल में एक तो बेंजीन प्रेजेंट है। बेंजीन, अगर बेंजीन को देखें तो बेंजीन हमारे पास बेसिकली क्या है, इसमें कितने डबल बॉन्ड सेटिस्फाई हो रहे हैं, 3 डबल बॉन्ड इसमें ये खड़े हैं और एक डबल बॉन्ड एक साइक्लिक रिंग में चला गया, तो टोटल डबल बॉन्ड कितने हो गए, 4 डबल बॉन्ड हो गए। और हमारे पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट थे कितने, 5 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट थे, तो हमारे पास एक डबल बॉन्ड रह गया है। और बाकी हमारे पास अगर 6 कार्बन इधर जाती हैं तो हमारे पास बाकी, क्योंकि हमारे पास टोटल कार्बन है 10 और C10H12 वो इसका स्ट्रक्चर था मेरे ख्याल से, मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेते हैं जी। C10H12O। सो 6 कार्बन यहाँ चली गई हैं और 12 हाइड्रोजन थे तो 6 हाइड्रोजन यहाँ चले गए हैं और 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन रह गया है। और एक ऑक्सीजन में पता है कि हमारे जो डाटा दिया गया है बेसिकली उसमें कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम क्या क्या कहेंगे, एक कार्बन ग्रुप ये चला गया। और एक हमारे पास बहुत फेमस पीक आ रही थी आइसोप्रोपाइल ग्रुप की, तो अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप हम लगा दें इसके साथ CH3 अब हम देखते हैं कि हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या बने, 1 2 3 4 एंड 6। हमारे पास 10 कार्बन कंप्लीट हो गए। हमारे पास हाइड्रोजन थे 12, यहाँ हाइड्रोजन हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। ये हमारे पास बेसिकली 5 हाइड्रोजन होंगे और 6 एंड 3 9 और 3 12 हाइड्रोजन होंगे बेसिकली हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला में। और स्ट्रक्चर फार्मूला इसका क्या होगा, 12 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन हमारे पास ये आ गया। तो हमारे पास बेसिकली जो फार्मूला होता है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूले से हम स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे ड्राइव आउट करते हैं, हमने ये देख लिया। हमने कहा कि हमारे पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 5 थे, तो एक 4 डबल बॉन्ड इधर पूरे हो रहे हैं क्योंकि 3 डबल बॉन्ड ये खड़े हैं और एक साइक्लिक रिंग के अंदर है और एक हमारे पास डबल बॉन्ड कार्बोनिल कार्बन का है, तो हमारे पास 5 डबल बॉन्ड ही पूरे हो गए। और बेसिकली हमारे पास C डबल बॉन्ड CH की फ्रीक्वेंसी थी, वो हमारे पास जो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इधर हाइड्रोजन हमारे पास होगा ना, इधर हाइड्रोजन होगा, इधर भी हाइड्रोजन होगा, इधर भी हाइड्रोजन होगा और इधर भी क्या होगा, बेसिकली हाइड्रोजन होगा, इधर भी हाइड्रोजन होगा। तो C डबल बॉन्ड C के साथ जो H की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी पूरी हो रही है और CH3 CH2 की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो J वाली है, वो ये भी पूरी हो रही है। एरोमेटिक रिंग जो आता है वो हमारा बेंजीन का है, वो भी पूरा हो रहा है। 1385 हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप आता है, वो भी हमने लगा दिया है। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की अगर देखी जाए तो हमारे पास ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की भी क्या है, हमारे पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली हमारे आईआर डाटा से हम किस तरह स्ट्रक्चर फार्मूला निकालते हैं, ये इस तरह हम निकालेंगे। सबसे पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के बाद हम आईआर डाटा पे जाएंगे और हमारा जो कोरिलेशन चार्ट होगा उसको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अपनी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लिखने की कोशिश करेंगे। फिर मैंने कहा कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो होता है वो बेसिकली एक डबल बॉन्ड एक साइक्लिक रिंग के इक्वल होता है और 2 डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड के इक्वल होता है। तो हमने ये चीज़ें दो समझनी है। उसके बाद हमने ये देखना है कि अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 5 से ऊपर आ रहा है तो हमें क्या लगेगा कि हमारे जो बेसिकली हमारे स्ट्रक्चर में क्या है, अगर एरोमेटिक की पीक प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, उसमें बेंजीन प्रेजेंट है। हमने बेंजीन लगा दी और हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप भी था और कीटोन ग्रुप बेसिकली था। 1750 पे क्या आता है, कीटोन ग्रुप आता है और हमने आइसोप्रोपाइल के साथ अटैच करवा लिया। तो हम अटैच करवा लिया तो हमारे पास बेसिकली जो मॉलिक्यूलर फार्मूला का स्ट्रक्चर फार्मूला होगा, पॉसिबल स्ट्रक्चर फार्मूला ये हो सकता है। तो हम आईआर डाटा से बेसिकली कैसे देखते हैं, तो ये पहले एग्जांपल हमने देख लिया। अब हम करते हैं सेकंड एग्जांपल को सॉल्व। हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है उसमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेसिकली हमारे पास C7 हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेसिकली C7H5N, ये हमारे पास क्या है बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर हम इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना चाहें, C+1 7+1 नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, हाइड्रोजन 5 है, नाइट्रोजन 1 है, 5 - 1/2 8 - 4/2 8 - 2 = 6 डबल बॉन्ड है इसमें। हमें बेसिकली क्या 6 डबल बॉन्ड पूरे करने हैं और हमारे पास जो आईआर डाटा है इसका बेसिकली वो आईआर डाटा हमारे पास होगा, जो इसका आईआर डाटा दे दिया हमें 3100 20 22 5 1650
690 760, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, आईआर डाटा दिया गया है। इस आईआर डाटा से हमने बेसिकली स्ट्रक्चर फार्मूला देखना है। तो हमारे पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है, 6 है। 6 है तो इट मीन इसमें बेंजीन प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि 4 से अगर ज़्यादा आ जाए तो उस हमारे क्या होता है बेसिकली, अगर यहाँ एरोमेटिक की पीक दी हुई है, ये हमारे पास एरोमेटिक रीजन है, तो इट मीन इसमें बेंजीन तो प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास ये जो पीक होती है 2200 से 2300, वो बेसिकली हमारे पास होती है सी ट्रिपल बॉन्ड एन की, साइनाइड ग्रुप में हमारे पास प्रेजेंट होता है। और ये हमारे पास क्या है, सी डबल बॉन्ड सी की पीक है। और ये भी क्या है हमारे पास, सी डबल बॉन्ड सी के साथ जो एच होता है, sp2 कार्बन के साथ जो एच होता है हमारे पास, उसकी स्टैटिक फ्रीक्वेंसी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास बेंजीन तो प्रेजेंट है, और हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो किसी की फॉर्म में प्रेजेंट है, साइनाइड की, क्योंकि साइनाइड की जो पीक होती है 22 से, नाइट्राइल ग्रुप की जो होती है 2200 से 2300 के बीच में आती है। तो ये हमारे पास साइनाइड की पीक होगी। और हमारे पास 4 डबल बॉन्ड से पूरे हो गए हैं, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड ये वाले हो गए और एक साइक्लिक रिंग के अंदर चला गया, 4 डबल बॉन्ड ये हो गए, और हमारे पास 6 कार्बन पूरी होगी, और 7 कार्बन, एक कार्बन रहती है और एक नाइट्रोजन रहता है। तो ये हमारे पास सियानोबेंजीन होगी। ये बेसिकली इसका क्या हो सकता है, पॉसिबल स्ट्रक्चर फार्मूला इस मॉलिक्यूलर फार्मूले का हो सकता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को फाइंड आउट किया, मतलब नंबर ऑफ अनसैचुरेशन साइट। 6 डबल बॉन्ड थे, हमने कहा 6 डबल बॉन्ड मीन इसमें अगर 4 से ज़्यादा आ जाए तो इट मीन इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें बेंजीन रिंग क्या है प्रेजेंट है। और आईआर डाटा हमने देखा कि उसकी एरोमेटिक रीजन प्रेजेंट है, तो हमने क्या किया, बेंजीन लगा दी। और ये जो पीक होती है, ये फेमस पीक होती है सी ट्रिपल बॉन्ड एन की, मैंने आपको मार्क करवाया था कि जो सी ट्रिपल बॉन्ड एन की 2200 से 2300 के बीच में आती है। और 1650 पे सी डबल बॉन्ड सी की स्ट्रेचिंग आती है, जो कि हमारी ये पूरी हो रही है। और सी डबल बॉन्ड सी एच की जो स्ट्रेचिंग है, क्योंकि यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा हर जगह पे, तो वो भी क्या है बेसिकली इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमें देखने को मिल रही है। तो हमारे पास बेसिकली इस तरह मॉलिक्यूलर फार्मूले का स्ट्रक्चर फार्मूला निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ। हमारे पास जो थर्ड एग्जांपल है, ये हमारे पास एक और एग्जांपल है बेसिकली C9H6O2। इसका बेसिकली हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया है, इसका हमने स्ट्रक्चर फार्मूला ड्राइव आउट करना है। मैंने कहा था सबसे पहले स्ट्रक्चर फार्मूला देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करना पड़ता है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 10 - 6/2 10 - 3 = 7 डबल बॉन्ड है। सो मैंने कहा था जब हमारे पास डबल बॉन्ड 4 से इंक्रीज करते हैं तो हमें अगर हमारे पास एरोमेटिक पीक प्रेजेंट है तो हमारे पास क्या हो सकता है, बेसिकली उस ग्रुप में एरोमेटिक रीजन में बेंजीन प्रेजेंट हो सकती है। सपोज करें ये हमारे पास क्या था, एरोमेटिक रीजन है, और ये जो पीक है बेसिकली ये हमारे पास CO की पीक आती है, और ये वाला जो होता है ये हमारे पास CH3 CH2 CH की स्टैटिक फ्रीक्वेंसी होती है। और 1710 पे हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप आता है। और ये जो पीक ब्रॉड आ रही है, मैंने कहा था अगर ब्रॉड पीक आ जाए तो OH की क्या होती है, बेसिकली यहाँ OH प्रेजेंट होगा अगर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ब्रॉड पीक है और कार्बोनिल की पीक प्रेजेंट है। मैंने स्ट्रक्चर को जब ग्राफ की फॉर्म में डिस्कस करने की कोशिश की थी, मैंने कहा अगर ब्रॉड पीक आ जाए और कार्बोनिल की पीक भी प्रेजेंट है, हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। और ये जो हमारे पास होता है ये बेसिकली C ट्रिपल बॉन्ड C की है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास C डबल बॉन्ड C किया सॉरी, और ये हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड C की है। यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N भी हो सकता है, लेकिन N हमारे में है मौजूद नहीं, तो हमारे पास क्या होगा बेसिकली वो C ट्रिपल बॉन्ड C हो सकता है। तो हमने मेन पीक जो आ रही है बेसिकली C ट्रिपल बॉन्ड C की आ रही है, और ये ब्रॉड शो कर रहा है। ब्रॉड का मतलब यह है कि अगर कार्बोनिल की पीक प्रेजेंट है तो हमारे पास क्या होगा, OH होगा, बेसिकली वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, वो एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इट मीन हमारे जो स्ट्रक्चर फार्मूले में एक तो हमारे पास एसिड वाला ग्रुप ये वाला है, और एक हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड C है। अगर हम देखना चाहें कार्बन को 1 2 3 कार्बन है, और हमारे पास टोटल 9 है, और एरोमेटिक रीजन भी प्रेजेंट है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास बेंजीन रिंग एक है, इसमें 3 डबल बॉन्ड और एक साइक्लिक रिंग में चला गया, तो 4 डबल बॉन्ड क्या है, बेसिकली बेंजीन रिंग में प्रेजेंट है। और एक हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है जो कि ब्रॉड पीक शो कर रहा है और कार्बोनिल की पीक भी है, और एक हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड CH है। तो ये हमारे पास क्या हो सकता है, बेसिकली पॉसिबल स्ट्रक्चर फार्मूला हो सकता है, क्योंकि
हमारे जो मॉलिक्यूलर फार्मूले में 9 कार्बन थे, तो 9 कार्बन भी पूरी हो रही हैं, H6 भी पूरे हो रहे हैं, और O2 थे, और O2 यही शो कर रहे थे कि हमारे पास जो ब्रॉड पीक आ रही है, अगर कार्बन की पीक प्रेजेंट हो हमारे पास वो एसिड की पीक होती है। सो हमने बेसिकली अपने आगे डाटा से आज किस तरह हमने स्ट्रक्चर फार्मूला निकालना होता है हमने सीखने की कोशिश की है। सबसे पहले हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं, उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं C+1 माइनस इनटू नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम क्या हो सकते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लाइक एटम, इन सब को हम प्लस करेंगे, माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, उनमें से नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम का कर देंगे, माइनस कर देंगे, और उसमें 2 को डिवाइड कर देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ जाएगा। हमारे पास अनसैचुरेशन साइड का जब पता चल गया, उसके बाद हमने क्या करनी है, आईआर डाटा जो हमारे पास होगा, आईआर डाटा से हमने कोरिलेशन चार्ट पढ़ा था, उससे हमें क्या करना है, बेसिकली अपने जो फंक्शनल ग्रुप की वैल्यूज है इस तरह असाइन करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, उन तमाम फ्रेगमेंट को मिला के हमने एक पॉसिबल स्ट्रक्चर फार्मूला निकालना है। मैंने कहा कि हमारे पास अगर 4 से डबल बॉन्ड एक्सीड करेंगे तो हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारे जो डाटा में है बेसिकली हमारे पास एरोमेटिक रीजन क्या है, प्रेजेंट है, तो वो क्या हो सकती है, बेंजीन हो सकती है। सो बेंजीन मैंने कहा कि हमारे पास 7 डबल बॉन्ड है, तो 7 डबल बॉन्ड कैसे हम पूरे करेंगे, 3 डबल बॉन्ड ये, और एक साइक्लिक रिंग के अंदर 4 हो गए, और एक कार्बन का हो गया 5, और मैंने कहा था जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो 2 डबल बॉन्ड के इक्वल होता है, 5 और 2 डबल बॉन्ड ये वाले हो गया, तो बेसिकली हमारे पास 7 डबल बॉन्ड में क्या होते हैं, यहाँ पूरे होते हैं। हमने डबल बॉन्ड को जस्टिफाई करना है, हमने अपने फंक्शनल ग्रुप को जस्टिफाई करना है, हमने आईआर डाटा को देख के हमारा पॉसिबल स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा हमने ड्राइव आउट करने की कोशिश करनी है। सो ये इसका जो पॉसिबल स्ट्रक्चर फार्मूला था वो बेसिकली ये हो सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले कोरिलेशन चार्ट को याद करना होगा। कोरिलेशन चार्ट पढ़ने के बाद डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फार्मूला आपको होना चाहिए। अनसैचुरेशन साइड का पता होने के बाद ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एक डबल बॉन्ड जो होता है, 1 डबल बॉन्ड इज इक्वल टू एक साइक्लिक रिंग के इक्वल होता है, और 2 डबल बॉन्ड जो होते हैं वो इज इक्वल टू एक ट्रिपल बॉन्ड के इक्वल होता है। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास है तो वो 2 डबल बॉन्ड इक्वल भी हो सकते हैं, और एक डबल बॉन्ड और एक साइक्लिक रिंग इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड होता है वो एक साइक्लिक रिंग इक्वल होता है। सो हमारे पास ये 3 चीज़ें पता होना चाहिए। हमारे पास डबल बॉन्ड इक्वल का फार्मूला पता होना चाहिए, आईआर डाटा की फ्रीक्वेंसी हमने क्या करनी है, बेसिकली असाइन करनी है, और फिर हमारे पास एरोमेटिक रीजन है, तो एरोमेटिक मीन कि हमारे पास बेंजीन भी नहीं हो सकती, हमारे पास फिनोल्थ्रीन भी हो सकती है। अगर हमारे पास कार्बन ज़्यादा है तो हम फिनोल्थ्रीन भी ले सकते हैं, हम एंथ्रासीन भी ले सकते हैं। सो बेसिकली जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, बेंजीन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बेंजीन ही अटैच होगी, हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड कोई और भी हो सकते हैं, लाइक फिनोल्थ्रीन है, एंथ्रासीन है, एनालीन है, कुछ इस टाइप का हमारे पास क्या हो सकते हैं, ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं। सो बेसिकली हमने 1 बाय 1 चलना है। सबसे पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, उसके बाद आईआर फ्रीक्वेंसी असाइन करनी है, फिर हमने तमाम फ्रेगमेंट को मिला के, क्योंकि यहाँ ब्रॉड पीक आ रही है, ब्रॉड पीक अगर आ रही हो तो हमारे पास अगर कार्बन ग्रुप भी प्रेजेंट हो, तो मैंने कहा था जब मैंने ग्राफ एक्सप्लेन किया था तो उसमें मैंने कहा था अगर ब्रॉड पीक आ रही है और कार्बन ग्रुप प्रेजेंट हो तो हमारे पास वो ग्रुप जो होता है कार्बोक्सिलिक का होता है। सो बेसिकली आज हमने ये एग्जाम्पल को डिस्कस करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद आपको कोई भी चीज़ कन्फ्यूज़ कर रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और एनएमआर जिसमें हम प्रोटॉन एनएमआर और कार्बन 13 एनएमआर को डिस्कस करेंगे। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ होती है ख़त्म, और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली हमारे पास इंपॉर्टेंट है किसी भी फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्शन के लिए। और इसकी आईआर फ्रीक्वेंसी जो होती है, जब हम तीनों 4 स्पेक्ट्रोस्कोपी मिला के पढ़ेंगे तो ये बहुत मेन रोल प्ले करेगी हमारे फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन में। सो बेसिकली ये आपने तमाम वीडियोस के बड़े गौर से सुनने और उसके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करनी है, और स्ट्रक्चर हम कैसे ड्राइव आउट करते हैं ये भी आपको बताना चाहिए। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम वीडियो को लेके आएंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।